हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइटॉन एजुकेशन। स्वागत है आपका बायोकेम वीडियो लेक्चर में। एंड हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम। ठीक है, आपको जो है वो इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुके हैं एंड हम आज 3rd लेक्चर के ऊपर आने वाले हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है बाकी के 2 लेक्चर्स के अंदर तो आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन आगे बढ़ते हैं एनिमल किंगडम, तो देखें हम डिस्कस कर रहे थे कि जो है वो जंतु जगत का जो वर्गीकरण किया गया है एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके कौन कौन से जो है वो बेसिस हैं, आधार है, जिसके अंदर हमने पढ़ा अरेंजमेंट ऑफ सेल्स को, कोशिकाओं की व्यवस्था को। ठीक है, और नेक्स्ट आगे हमने पढ़ा था सिमिट्री के बारे में, और उसके आगे जो है वो हम बात करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा सिमिट्री को जो है वो रिकॉल करते हैं कि क्या है। मैंने आपको बताया था कि सिमिट्री जो होती है उसके बेसिस पे एनिमल्स 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जिनमें सम्मिति नहीं पाई जाती। ठीक है, सम्मिति नहीं पाई जाएगी, सिमिट्री है ही नहीं उनमें, यानी कि उन्हें अगर आप किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट आपको बॉडी के नहीं मिलेंगे। फिर इस प्रकार के कौन से थे जीव, वो थे पोरीफेरा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करी थी अपन ने कि रेडियल सिमिट्री वाले, यानी पोरीफेरा के बाद में सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर जो है वो रेडियल सिमिट्री पाई जाती है और कुछ स्पॉन्ज के अंदर भी मिलती है एक्सेप्शनली। ओके, सो देन यही चीज़ थी कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो है वो रेडियल सिमिट्री यानी अरीय सममिति का मिलता है, यानी कि उनमें एक से ज़्यादा तल यानी प्लेन ऐसे होंगे जिनसे उन्हें कट करने पर आपको 2 समान भाग बॉडी के मिलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने बात करी थी बायलैटरल सिमिट्री की। देखिए मैंने आपको बताया भी था कि वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है बायलैटरल सिमिट्री। द्विपार्श्व सममिति यानी बायलैटरल सिमिट्री। देखिए बायलैटरल सिमिट्री जो होती है, द्विपार्श्व सममिति, वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी एनिलिडा के मेंबर्स से लेकर के या और प्लेटीहेल्मिन्थीस में भी देखने को मिलती है। सो प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के कॉर्डेटा तक के जो एनिमल्स होते हैं उनमें बायलैटरल सिमिट्री यानी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, यानी उनकी बॉडी में केवल एकमात्र एक ऐसा प्लेन होता है, मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल होगा, लंबवत होगा, कि ह्यूमन बॉडी को जैसे आप लॉन्गिट्यूडनल अगर कट करते हैं तभी उसके 2 समान भाग आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, सो 2 समान भाग प्राप्त करने के लिए अगर ओनली फॉर एक ही आपको प्लेन मिले तो उसे अपन कहेंगे बायलैटरल सिमिट्री, द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, अब देखें बच्चों, ये बात है कि द्विपार्श्व सममिति जिस प्रकार कि बहुत ही ज़्यादा जो विकसित जीव हैं, ठीक है, जो जीव ज़्यादा विकसित होते हैं, जो जंतु ज़्यादा विकसित हैं, उन्हीं के अंदर द्विपार्श्व सममिति क्यों पाई जाती है। ठीक है, इसका क्या रीज़न था कि द्विपार्श्व सममिति ही बनी। हो सकता था कि जैसे अरीय सममिति है, हो सकता था आगे जाकर के सिमिट्री पाई ही नहीं जाती। जैसे जैसे एनिमल्स के शरीर का विकास होता गया वैसे वैसे उनके अंदर जो है वो जो सिमिट्री देखने को मिली थी वो थी बायलैटरल सिमिट्री। देखिए इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न था वो था फॉर्मेशन ऑफ हेड। हेड का फॉर्मेशन होना, यानी हमारा हेड रीजन जो बना है उसी के कारण जो है वो द्विपार्श्व सममिति पाई गई। ठीक है, अब देखें क्या हुआ था, बात करते हैं। देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीस के जो मेंबर्स हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस के जो मेंबर्स हैं, यहाँ से क्या होना स्टार्ट हुआ कि क्या था कि सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स थे, इससे पहले सिलेंट्रेटा के मेंबर्स के अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्या बनना स्टार्ट हुआ, नर्वस सिस्टम, लेकिन उसमें नर्वस सिस्टम बन नहीं पाया। ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र जो है वो बन नहीं पाया। लेकिन नर्वस सिस्टम वो होता है जो शरीर के सारी क्रियाओं को जो है वो कंट्रोल करता है। जिस प्रकार हमारी बॉडी के जो जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उनको जो है वो डायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आपको हाथ हिलाना है, ठीक है, मैं हाथ हिला सकती हूँ, चल सकती हूँ मैं, सो वो सारे के सारे फंक्शन जो है वो मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो क्या था कि सिलेंट्रेटा के मेंबर्स के अंदर ऐसी कोई एक सेंटर पॉइंट नहीं था जहाँ पर बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को
कंट्रोल किया जा सके। जिस प्रकार क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो आता है, हमने कहा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना, किस में आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखें नाम है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी केंद्र में, सेंटर में, अपनी बॉडी का जो बीच वाला जो पॉइंट है, सो यहाँ पर सेंटर के अंदर जो है वो आने वाला जो नर्वस सिस्टम होता है उसको अपन बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो यानी कि सेंटर में ब्रेन प्रेजेंट है, हेड है हमारा, और ये हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, चाहे कोई इमोशन है, ठीक है ना, कोई भावनाएं हैं, या फिर जो है वो हमारी बॉडी की कोई भी एक्टिविटी हो रही है, हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, वो सारा फंक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है CNS के कारण, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कारण। सो इसी रीज़न से क्या हुआ था कि हेड का फॉर्मेशन आगे हुआ। इसीलिए देखें क्या था, प्लेटी-हेल्मिंथेस के अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम डेवलप होने लग गया था, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया था, ना कि डेवलप हो चुका था। देखिए डेवलप होना का मतलब है कि हेड पूरा बन चुका है। ओके, ध्यान रखना बायोलॉजी के अंदर हेड के लिए वर्ड यूज किया जाता है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, ठीक है, हेड के लिए वर्ड यूज करते हैं सिफेलिक, ठीक है ना, सिफेलिक वर्ड जो है वो हेड के लिए यूज किया जाता है। शीर्ष, यानी कि जिसमें हेड बनना स्टार्ट हो चुका था, सिविलाइजेशन जिसमें हो गया था, उसमें हम कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन प्लेटी-हेल्मिंथेस के मेंबर्स में ये देखने को मिला कि यहाँ पर हेड नहीं बना, ठीक। अब आप कहेंगे कि मैंने तो कहा अभी हेड बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन देखिए हेड नहीं बना था। क्या होता है कि जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जा रही है, अरे ठीक है, कुछ सेल्स पाई जा रही है जिनको कहते हैं न्यूरॉन्स सेल, ठीक है, तंत्रिका कोशिका। तो क्या होता है कि पूरे न्यूरॉन्स का एक तरीके से जाल है, गुच्छा है पूरा, और वो न्यूरॉन्स क्या है, हमारी कंप्लीट बॉडी से इकट्ठे होकर के सारे ब्रेन में जाते हैं। और ब्रेन जो है वो वहाँ पर सारे हम कहें कि सारे के सारे जो न्यूरॉन्स हैं उनको इकट्ठा करता है एंड डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर अलग अलग अंग में मैसेज भेजता है कि अगर हाथ को मूवमेंट करना है तो हाथ के मूवमेंट के लिए जो है वो यहाँ से न्यूरॉन्स होते हुए ब्रेन तक जाएंगे एंड वो मैसेज जो है वो रीड करके जो ब्रेन है वो हमें आगे मैसेज पहुँचाएगा हाथ को कि उसे मूवमेंट करना है या नहीं करना है। ओके, सो इसका मतलब है कि प्लेटी-हेल्मिंथेस में क्या था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना ज़रूर, बट उसके अंदर जो है वो कंप्लीट ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक, अब इसमें ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, सो लेकिन इसके अंदर बने थे गैंग्लिया। ठीक है, गैंग्लिया या गैंग्लियन, ध्यान रखना है क्या है, गैंग्लिया या अपन गैंग्लियन भी आप इसको बोल सकते हैं। ये है मास ऑफ नर्व सेल्स। ठीक है, एक तरीके से न्यूरॉन सेल्स का जो है ये एक बंच है, गुच्छे समान संरचना है जो इसके अंदर विकसित हुई थी प्लेटी-हेल्मिंथेस में। ठीक है, इनके अंदर आते हैं सारे के सारे फ्लैटवर्म्स यानी चपटे कृमि। इनके अंदर जितने भी गैंग्लियन थे वो गैंग्लियन जो है वो बॉडी के एकदम इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर मीन्स आगे, यानी हेड वाला जो पोर्शन होता है उसको अपन इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। सो इंटीरियर पॉइंट पर आकर के जो है वो सारे गैंग्लियन बॉडी के इकट्ठा हो गए थे। सो इसी वजह से जो है वो हमने कहा प्लेटी-हेल्मिंथेस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनना स्टार्ट हो गया था। सो एक तरीके से इसको कहा जा सकता है कि ये एक सिविलाइजेशन है। ठीक, क्योंकि सिविलाइजेशन का मीनिंग हेड का मतलब न्यूरॉन्स इकट्ठे होना। ओके, सो ये ध्यान रख लेना कि जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन के कारण ही बायलैटरल सिमेट्री आती है,
ये क्लियर रख लेना बच्चों, भूलना नहीं है आपको कि जो है वो सिविलाइजेशन के कारण ही बायलेटरल सिमेट्री आई है, या कह सकते हो आप कि बायलेटरल सिमेट्री है तो कंफर्म उसके अंदर हेड होगा ही एनिमल के अंदर। ओके, अब देखें ये अपन ने जो है वो दो अपन ने बेस जो थे वो एकदम क्लियरली पढ़ चुके हैं अपन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई बच्चों, अब क्या किया गया था कि अगर अपन बात करें ओनली सेल्स के बेसिस पे, अगर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के बेस पे बात किया जाए तो एक फाइलम जो अलग किया गया था वो था पोरीफेरा। पोरीफेरा को बाकी सभी से अलग कर दिया गया था, वो आप जानते हैं पिछले लेक्चर से, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि अपन सिमेट्री के बेसिस पे बात करें तो उसमें तो सिमेट्री थी नहीं पोरीफेरा में, समिति के आधार पर जो बाकी के जो फाइलम है सिलेंट्रेटा से लेकर कॉर्डेटा तक के सारे, उनसे सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा को अलग कर दिया गया। ठीक है, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा को जो है वो अलग कर दिया गया क्योंकि इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब नेक्स्ट जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो सिमेट्री के बेसिस पे इन्हें बाइलेटरल सिमेट्री में बांटा गया है। ठीक है, देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक के अंदर अगर अपन बात करते हैं सो लाइन वाइज अपन फाइलम के बारे में देखें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस है, एस्केहेल्मिन्थेस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे आते हैं आपके एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है, मोलास्का, या आपके आएगा इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा एंड देन आगे जाकर के कॉर्डेटा। सो इतने सारे फाइलम जो है उन सभी को बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर डाला गया था। लेकिन देखिए क्या है कि बाइलेटरल सिमेट्री के बेसिस पे भी बात की जाए तो प्लेटीहेल्मिन्थेस और सारे के सारे कॉर्डेटास जो हैं वो सारे ये सभी के सभी एक समान नहीं थे, सिमेट्री के बेसिस पे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए बन सकता है कि किस आधार पर प्लेटीहेल्मिन्थेस और ऑर्थ्रोपोडा जो है वो समान है, क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो क्वेश्चन है तो बता सकते हैं किस आधार पर बनेगा वो, बाइलेटरल सिमेट्री के आधार पर, ठीक है, द्विपार्श्व समिति के आधार पर समान होते हैं। अब और क्या आधार है कि किस आधार पर जो है वो आपके सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा है, समान प्रकार से हैं। सो आपका ये क्वेश्चन है कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में जो जो समानताएं हैं आप वो मुझे बताएंगे। जो बेसिस मैंने आपको अभी तक पढ़ाए हैं उन्हीं बेसिस पे बताएंगे कि सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में क्या क्या समानता है, ठीक है ना। कभी कभी हम इनको साथ तो लिख देते हैं लेकिन जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ओके, सो देखिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक के जो एनिमल्स हैं उनमें अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि और क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस मिलते हैं। ठीक, एक छोटी सी और डिफरेंस की बात करते हैं हम। सेगमेंटेशन, खंडी भवन। देखें सेगमेंटेशन के अंदर बात करें अपन तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद में देखा जाए तो एस्केहेल्मिन्थेस, ठीक है, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलास्का, यहाँ तक की एक बार बात करते हैं, ठीक है, कॉर्डेटा ना लिख करके अपन।
कुछ फाइलम्स के बारे में देखते हैं। प्लेटीहेल्मिंथेस, मोलास्का। देखें अब क्या है कि खंडी भवन, देखिए सेगमेंटेशन का मीनिंग ये होता है कि किसी की बॉडी सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो, ठीक है, सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होना खंड में, आप जानते ही हैं। जिस तरीके से देखें क्या है सेगमेंट, इसका एक नाम और होता है सेगमेंटेशन का मेटामेरिज्म, ठीक है, मेटामेरिज्म भी बोला जाता है। जैसे देखिए क्या होता है कि बात करें अपन एनिलिडा की, कि फाइलम एनिलिडा के अंदर जो है ये हमें जो है वो सेगमेंटेशन देखने को मिला था। सेगमेंटेशन का मीनिंग ये होता है कि बॉडी जो है वो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो, ठीक है, सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो। यानी कि आप अर्थवर्म जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने देखा होगा अर्थवर्म की बॉडी जो है वो छोटे छोटे खंडों में बटी हुई होती है, ठीक है ना। नॉर्मली जो है वो मिट्टी के अंदर ज़्यादातर देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। सो सेगमेंट में डिवाइड होती है, उसी को अपन बोलते हैं सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। ओके, तो देखिए क्या होगा कि मेटामेरिज्म वर्ड जो आया है यहाँ से अपन ले सकते हैं कि ईच सेगमेंट, देखिए जो जिसकी बॉडी सेगमेंटेड होगी उसके ईच सेगमेंट को, एक एक खंड को जो है वो मेटामियर बोला जाता है, ठीक है, क्या कहा जाएगा, मेटामियर कहा जाएगा। और इसी रीजन से जो है वो इसको मेटामेरिज्म भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि बॉडी के सेगमेंटेड होने से और नॉन सेगमेंटेड होने से क्या फ़र्क पड़ जाता है बॉडी पे, वो हमें भी सोचना ज़रूरी है। जैसे सपोज क्या है कि आज हमारी भी बॉडी, ठीक, हमारी भी बॉडी में सेगमेंट्स बने हुए हैं। हेड एक अलग सेगमेंट है, जो हमारा चेस्ट पोर्शन है, थोरैक्स पोर्शन वो अलग है, और हमारा एब्डोमेन पोर्शन देखा जाए जो इंटेस्टाइन वाला है वो अलग पोर्शन है, ठीक है ना। और ये हैंड लिम्स यानी कि लेग्स हैं, यानी बॉडी हमारी भी है सेगमेंटेड, लेकिन क्या ये वास्तविक सेगमेंटेड है या नहीं है, वास्तविक खंडी भवन है नहीं। देखिए क्या है सेगमेंटेशन जो है इसमें क्या होगा कि जैसे अर्थवर्म के अंदर ये पाया जाएगा, और अर्थवर्म के अंदर ये देखने को मिलेगा कि ईच सेगमेंट बॉडी इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। यानी कि अगर उसका कोई 2 या 3 सेगमेंट अर्थवर्म के कट कहीं से इंजरी हो जाती है, मैकेनिकल इंजरी हो गई, उसको कहीं से चोट लग गई, टूट के गिर गए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसकी बॉडी को। उसकी बॉडी के अंदर जो है वो दूसरा जो सेगमेंट बचा हुआ है वो उसी फंक्शन को करेगा जो अदर सेगमेंट्स कर रहे थे। यानी कि हर एक सेगमेंट जो है उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बॉडी के फंक्शंस को कर सकता है, ठीक है। यानी कि बॉडी के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि भाई अपर पोर्शन हमारी तरह हेड होना ज़रूरी है उसमें, ठीक है, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता चेस्ट पोर्शन के अंदर ही लंग्स प्रेजेंट होंगे। सो यहाँ पर देखने को मिलता है कि सेगमेंटेड बॉडी होने से कुछ एडवांटेज जो है वो एनिमल को मिलते हैं। तो मोस्टली जो एनिलिडा के मेंबर हैं इनमें आपको ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्या मिलेगा, वास्तविक खंडी भवन देखने को मिलता है, ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ओके, सो एनिलिडा के अंदर एग्जाम्पल ध्यान रख लेना आपको, अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि ट्रू सेगमेंटेशन मैंने वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। यानी कि देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू सेगमेंटेशन नहीं मिलता, उनमें मिलता है स्यूडो सेगमेंटेशन। आभासी खंडी भवन, ठीक है।
देखिए ट्रू सेगमेंटेशन के अंदर और आपके स्यूडो सेगमेंटेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए स्यूडो सेगमेंटेशन के अंदर क्या मिलेगा आपको कि जो सेगमेंट्स होंगे वो कंटिन्यूस पाए जाएंगे, ठीक है ना। क्या मिलेंगे आपको? कंटिन्यूस, यानी लगातार देखने को मिलते हैं स्यूडो सेगमेंटेशन के अंदर। कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट होंगे एकदम सेगमेंट्स, जितने भी खंड हैं वो कांस्टेंट पाए जाएंगे। जबकि जो ट्रू सेगमेंटेशन है, वास्तविक खंडी भवन है, उसमें सेगमेंट्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होते। फर्स्ट पॉइंट, आप अपनी कॉपी जो है वो अपने नोट्स की जो कॉपी है वो आप हमेशा अपने पास रखें। पढ़ते टाइम पे, लेक्चर देखते टाइम पे एनसीईआरटी की बुक हमेशा अपने पास रखें। जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उसे एनसीईआरटी के साथ साथ फॉलो करें, ओके। और बाद में जो है वो आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। मैं अपने हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी एंड काफ़ी आपको इजी वे में रहेगा। आप खुद के भी नोट्स बनाएं एंड मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग भी जो है वो आप पढ़ें, ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको, ठीक है। सो देखिए सेगमेंट कांस्टेंट है स्यूडो सेगमेंटेशन में, और ट्रू सेगमेंटेशन में सेगमेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है। सेकंड बात करते हैं कि इनके अंदर क्या पाया जाएगा कि जितने भी सेगमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम एज के पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपके सेम एज के जो है वो ये आपके ये ट्रू सेगमेंटेशन का पॉइंट है। ठीक है, स्यूडो सेगमेंटेशन लिख रहे हैं अपने, ठीक है। स्यूडो सेगमेंटेशन के अंदर क्या मिलेगा कि जितने भी आपके सेगमेंट्स हैं उनके अंदर उनकी एज जो है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट है इसका मतलब ये है कि एक सेगमेंट जो है वो उसका लाइफ टाइम कभी भी ख़त्म हो सकता है, तो वो टूट के अलग हो जाएगा बॉडी से। दूसरे सेगमेंट जो है वो अपना लाइफ साइकिल जो है वो अलग कंटिन्यू करेंगे स्यूडो सेगमेंटेशन में। जबकि वास्तविक खंडी भवन के अंदर देखा जाए ट्रू सेगमेंटेशन के अंदर, तो सबकी एज जो होती है सिमिलर होती है। यानी अगर सेगमेंट्स के ख़त्म होने के कारण उनकी जो है वो उनके अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो ख़त्म होने के कारण उनकी डेथ हो रही है, तो इसका मतलब एक साथ ही सारे सेगमेंट डिके हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर अपन बात करें, सो स्यूडो सेगमेंटेशन के अंदर क्या होगा कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी प्रजनन तंत्र है, ईच सेगमेंट के अंदर जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, ईच सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। जबकि ट्रू सेगमेंटेशन के अंदर जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र जो है वो हम पूरी बॉडी के सिर्फ एक पार्ट में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे देखो क्या है, सिंपल सी बात है, ट्रू सेगमेंटेशन इसको ऐसे याद रखना है आपको कि बॉडी डेड होगी तो एक साथ ही हो जाएगी। अगर उनकी बॉडी की एक्टिविटीज़ के कारण उनकी डेथ हो रही है, तो सोचो कि अगर पूरी बॉडी की डेथ एक साथ ही हो जाएगी, सो उसमें बहुत सारे प्रजनन तंत्र की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक। तो एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करे, नो प्रॉब्लम, तब तक वो एक नए ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। जबकि स्यूडो सेगमेंटेशन के अंदर जब हर सेगमेंट की एज ही डिफरेंट है, हर सेगमेंट की एज ही डिफरेंट है, तब हमें एक से ज़्यादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। सपोज कि एक सेगमेंट के अंदर था और वो टूट के अलग हो गया, तो भाई बाकी बचे हुए ऑर्गेनिज्म का तो कोई मीनिंग ही नहीं रहा, वो तो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता अब। इसीलिए जिसमें स्यूडो सेगमेंटेशन मिलता है उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो भी एक से ज़्यादा मिलते हैं, ईच सेगमेंट के अंदर होता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। सो अपन ने आज जो है वो बात करी है कि सिमेट्री के बेसिस के ऊपर, ठीक है। सिमेट्री में बायलैटरल सिमेट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर को हमने पढ़ा, वो है हमने क्या,
सिविलाइजेशन, ठीक है ना, उस चीज़ को अच्छे से पढ़ें आप। एनसीईआरटी के अंदर नहीं है सिविलाइजेशन, लेकिन आपको पढ़ना है ये चीज़। ओके, देन अपन ने सेगमेंटेशन के बारे में बात करी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक चीज़ ध्यान रख लेना, देखिए टैगमेटाइजेशन एक और अपने पास नई डेफिनेशन निकल के आ रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान रख लेना। बिकॉज देखिए एनसीईआरटी नहीं लिखती है इस चीज़ को, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है थोड़ा सा भी, कि ह्यूमन बॉडी, या अगर अपन कहें जिनके अंदर सेगमेंटेड नहीं है बॉडी, यानी ऑर्थोपोडा, मोलास्का वगैरह, इनमें नहीं देखने को मिलता अपने को सेगमेंटेशन। तो जिसकी बॉडी हेड में, थॉरेक्स में, लेग्स में, एब्डोमेन पार्ट में, इनमें डिवाइड अगर होती है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है टैगमेटाइजेशन। ठीक है ना, क्या कहते हैं? टैगमेटाइजेशन। ठीक है, टैगमेंट ईच ऑर्गन को अपन बोलते हैं, जैसे कि अगर हेड वाला पोर्शन है तो ये एक टैगमेंट है, थॉरेक्स पोर्शन है सो ये एक टैगमेंट है। तो टैगमेटाइजेशन ध्यान रखना है आपको कि बॉडी हेड में, थॉरेक्स में, एब्डोमेन में डिवाइडेड हो, और सेगमेंटेशन तो आप समझ ही चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन आगे इस चैप्टर को और डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एंड जिनको रेगुलर जो है वो स्टडी मटेरियल चाहिए, एंड साथ ही साथ हमारे साथ जो है वो आप पढ़ते रहिए, उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन ले, एंड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम में आपकी हेल्प हो सके स्टडीज़ में। ओके बच्चों, थैंक यू।